राकेश जी, अगर गोड्डा की बात की जाए तो गोड्डा में हम हर दिन खबरें दिखा रहे थे कि दीपिका पांडे सिंह का विरोध हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि गलत आदमी को टिकट दे दिया गया है। देखिए, वहां दो समीकरण काम कर रहे थे। एक तरफ फुरकान अंसारी लगातार लॉबिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज नाराज चल रहा था, और माई समीकरण की दुहाई दी जा रही थी। ना तो मुस्लिम को दिया गया, ना यादव को दिया गया, और कहा यह जाता है कि गोड्डा लोकसभा में दोनों सबसे ज्यादा संख्या में अगर वोटर हैं तो मुस्लिम और यादव हैं। लगता है कांग्रेस ने इस समीकरण को समझा, कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि गलती हुई है और गलती सुधारने की कोशिश की गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने निर्णय को उलट दिया है। देखिए, ये दीपिका पांडे बनाई गई थी उम्मीदवार और अब उन्हें हटाया गया है और 2 दिनों के अंदर ये फैसला लिया गया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि ये कोई एक ठोस कारण बताया जा सके कि अगर ऐसा ही था तो फिर दीपिका पांडे को उम्मीदवार घोषित करने की इतनी जल्दी क्या थी। आप इंतजार कर सकते थे, एक बार जो है आप सारे आकलन करने के बाद जो है उम्मीदवार की घोषणा करते तो वो बेहतर होते। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आया तब उम्मीदवार बदला गया है। यह परिपाटी को बहुत सही मैं नहीं मानता इंडिविजुअली, इसलिए क्योंकि अगर इसे देखकर अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के विरोध का सामना अगर उम्मीदवार को करना पड़े तो यह एक मुश्किल बात हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि यह बदलाव करके आपने एक संदेश दे दिया कि हां, अगर कार्यकर्ता दबाव डालते हैं उम्मीदवार घोषित होने के बाद तो प्रत्याशी जो है वो बदले जा सकते हैं, और यह इस केस में देखने को मिला। तो दीपिका पांडे सिंह का टिकट जो है वो कट चुका है, प्रदीप यादव को टिकट मिला है, लेकिन फुरकान अंसारी फिर से बेटिकट ही रह गए। अब आपने आबादी की बात की, माई कॉम्बिनेशन की बात की, M+Y की बात की, Y को तो टिकट मिल गया, अब M को क्यों नहीं मिला, इस सवाल का जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं होगा, क्योंकि जब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो झारखंड में 18% मुस्लिम हैं, तो उस हिसाब से उनका कुछ तो हिस्सा बनता था। जो बातें आप कहते हैं वो कागज पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो यहां पर यह दिख रहा है कि जो 18% मुस्लिम है झारखंड में, उनकी कम्युनिटी को एक भी टिकट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं मिला, एनडीए ने भी नहीं दिया, और बीजेपी तो इसके लिए जानी ही जाती है कि वो जो है मुस्लिमों को जो है वो कम टिकट देती है। लेकिन इंडिया गठबंधन से उम्मीद थी और मुस्लिमों को भी उम्मीद रही होगी, उनकी लीडरशिप को भी उम्मीद रही होगी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जहां तक गोड्डा की बात है तो तब आप कास्ट कॉम्बिनेशन पर जाइए। अगर आप माई समीकरण की बात करते हैं तो जो एक अनुमान है उसके अनुसार मुस्लिम जो हैं गोड्डा में लगभग 21% हैं और जो यादव हैं वो 7% हैं। तो अब आप ये देखिए कि किसकी संख्या भारी है, लेकिन उस लिहाज से फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिला। अब प्रदीप यादव को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है और जो कांग्रेस की योजना है और जो उनका आकलन है उनका यह है कि ये 21+7 मतलब ये जुड़ जाएंगे तो ये 28% वोट से प्रदीप यादव की शुरुआत होगी। तो क्या ऐसा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटर्स का रवैया आगे कैसा रहता है, वो किस तरह से जो है आगे वोट करते हैं। क्या वहां पर चूंकि इतनी बड़ी संख्या मुस्लिमों की है तो क्या AIMIM का कोई कैंडिडेट आता है, इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कांग्रेस का जो ध्यान है वो माई पर है, M 21%, Y 7% और फिर इसके अलावा ST के जो हैं लगभग 21-22% जो है वहां पर आबादी है, तो उसमें से भी एक बड़ा चंक निकालना कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में शामिल होगा, जो कि वो JMM और जो हेमंत सोरेन हैं उनके नाम पर जो है वो बड़ा चंक उसमें से निकालने की कोशिश करेगा। तो एक फाइट वहां पर जो है प्रदीप यादव डॉक्टर निशिकांत दुबे को दे सकें, ऐसी उम्मीद जो है कांग्रेस को होगी। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें उदय, तब भी ये इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, निशिकांत दुबे वर्सेस प्रदीप यादव। और आपको बता दूं कि तब जो निशिकांत दुबे हैं उन्होंने जो है लगभग 53.5% वोट जो है वो अर्जित किए थे, और जब एक बार आप 50% से ज्यादा वोट अर्जित कर लेते हैं तो सामने वाले किसी के लिए भी कोई संभावना नहीं बनती है। और तब जो प्रदीप यादव हैं उनको जो है लगभग 38% वोट मिले थे, और तब निशिकांत दुबे ने 1,84,706 वोटों से जो है वो प्रदीप यादव को पराजित किया था। बिल्कुल। अब
ये 2024 आ गया, अब देखना है कि इस बार जो है वोटर्स का फैसला क्या आता है। बिल्कुल। और मदन, अगर देखा जाए तो दीपिका पांडे को टिकट मिलने के बाद से ही प्रदीप यादव ने चुप्पी साध रखी थी। फुरकान अंसारी वो थोड़ा बहुत कहते नजर आ रहे थे, बाद में उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ बदलाव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में आए थे तो बंधु तिर्की को तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन प्रदीप यादव को भी जरूर आश्वासन तो जरूर मिला था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, और वो नहीं हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी इस बात को लेकर भी दबाव में होगी। मदन, बिल्कुल। देखिए, गोड्डा में खास करके अगर ये दोनों नाम देखें तो दीपिका पांडे और प्रदीप यादव दोनों निशिकांत दुबे के कई चीज़ों को लेकर के सवाल उठाते रहे थे। और अगर प्रदीप यादव की बात करें तो ज़रूर इस फैसले के बाद अपना चुप्पी जो है बरकरार रखा। एक भी मीडिया में बयान नहीं आए प्रदीप यादव के कि आखिर उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, और टिकट अगर नहीं मिला तो वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या विरोध करेंगे। पूरी तरह से उन्होंने चुप्पी साधा। लेकिन दूसरी तरफ फुरकान अंसारी भी अपनी दावेदारी को लेकर के लगातार प्रयास किए। उनके बेटे जो विधायक है इरफान अंसारी, वो लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि इस बार जो है उनके पिताजी को गोड्डा से उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दीपिका पांडे के नाम पर जब मुहर लगी तब जो है प्रदीप यादव ने अपने तरफ से चुप्पी जरूर साधा, लेकिन उनके कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो कांग्रेस मुख्यालय तक, यानी कांग्रेस कार्यालय तक, जिला मुख्यालय तक पहुंचकर अपने विरोध के स्वर जो है बुलंद किए थे। और ये काफ़ी सुर्खियों में न्यूज आया। ऐसा भी हुआ कि लगा जैसे रांची के दफ्तर तक जो है ये आवाज़ पहुंची। हम लोग भी पहुंचे थे रांची के कार्यालय और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये पार्टी के भीतर हो क्या रहा है। ये एक दूसरे उम्मीदवार के खिलाफ जो है जो आवाज़ उठी है, कई नेताओं ने यह भी कहा कि सबको मानना चाहिए, अगर किसी को भी उम्मीदवार बनाती है पार्टी तो सभी को मिलकर उन्हें जिताना चाहिए, पार्टी के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये फैसला जो है प्रदीप यादव को स्वीकार नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपनी चुप्पी बरकरार रखी। और अब पार्टी ने फिर से अपने फैसले को ही बदल दिया, यानी कि दीपिका पांडे सिंह के नाम को हटाकर अब प्रदीप यादव के नाम और पर। देखिए, 2 दिनों के अंदर, एक दिन पहले राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की थी, 1-to-1 मुलाकात हो गई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए थे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निर्णय लेना आसान हो गया, क्योंकि आलाकमान तक जाने की नौबत नहीं आई। दोनों ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड आए हुए थे, रांची झारखंड आए हुए थे, तो ऐसे में लगता है निर्णय लेना आसान हो गया। राकेश जी, जी हाँ, देखिए हमने इस पर बातचीत भी की थी। जो एक तस्वीर आई थी जिसमें कि राहुल गांधी देवघर एयरपोर्ट पर थे और वहां पर जो है दीपिका पांडे सिंह थी, प्रदीप यादव थे और डॉक्टर इरफान अंसारी थे। और वो तस्वीर क्या कहती है, इस पर जो है हमने तरह तरह के आकलन लगाए थे। और उस वक्त जो है एक सवाल मेरे जहन में जरूर आया था कि दीपिका पांडे सिंह ने तो आभार व्यक्त किया होगा टिकट मिलने के लिए, प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा होगा उसका जवाब आज मिल गया है। और प्रदीप यादव जो हैं वो अब जो हैं उम्मीदवार बन गए गोड्डा से। तो एक आसानी हुई। देखिए, अगर प्रदीप यादव को जो भी बात रखनी होगी, मुझे लगता है कि सामूहिक रूप से तो वो बातें रखना संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर दीपिका पांडे सिंह भी थी। लेकिन अगर कोई अवसर मिला होगा तो वो अकेले में जो है उन्होंने अपनी बातें राहुल गांधी से कही होंगी, या इससे पहले उनकी कोई बातचीत हुई होगी जो कि सार्वजनिक नहीं हो सकी हो। तो आलाकमान से बातचीत के बाद ही यह फैसला लिया गया होगा। देखिए, जैसा कि मदन जी ने थोड़ी देर पहले बताया और बहुत मार्के की बात इन्होंने कही कि फुरकान अंसारी जहां मीडिया से इस विषय पर बातें कर रहे थे और अपनी नाराजगी खुलकर जता रहे थे, दूसरी तरफ प्रदीप यादव थे जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव दिखे और उन्होंने जो है मीडिया में आकर कोई बात नहीं कही। तो एक जो पार्टी डिसिप्लिन की बात होती है वो उन्होंने मेंटेन की, और जो उन्हें शिकायत थी, नाराजगी कहने से बेहतर शब्द, अब जबकि उन्हें टिकट मिला है तो यह कहना बेहतर होगा, उनकी जो शिकायत थी उसे सशक्त तरीके से जो है वो आला कमान के सामने रखा और तर्कों के साथ रखा। तभी जो है मुझे लगता है कि आला कमान को अपना फैसला बदलना पड़ा। वो आला कमान को कन्विंस करने में जो है प्रदीप यादव जो है वो कामयाब रहे।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।